हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। आज हम शुरू करते हैं जहाँ से हमने पिछले वाली वीडियो छोड़ी है, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में चैप्टर नंबर 1 हमारा एनसीईआरटी का क्लास 10th, उसमें हमने संयोजन अभिक्रिया तक देख लिया था। संयोजन एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से ज़्यादा पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। तो एक पदार्थ दूसरे में क्या होता है? जुड़ता है। जैसे सी कार्बन प्लस ऑक्सीजन O2 क्या बन जाएगा? CO2। सबसे सिंपल, ठीक है। ये हमने देखा था पिछले वाली वीडियो में, ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं इससे आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में दूसरे प्रकार की हमारी अभिक्रिया है, क्या नाम है उसका? दूसरे प्रकार की अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया संयोजन की बिल्कुल उल्टी होती है। क्या होती है? उल्टी। अपघटन अभिक्रिया भी इसको बोलते हैं। क्या करें? इन्होंने दिखाया है क्रियाकलाप में कि एक शुष्क क्वथनली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लें। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लिए FeSO4 के। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। इसका रंग देखना है। क्वथन नली को बर्नर या स्प्रिट लैंप की ज्वाला पर गर्म कीजिए तो गर्म करने पर क्या होगा? देखिए, जैसे ही आप फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे, उष्मा देंगे। क्या देंगे? उष्मा। तो ये उष्मा पाकर विघटन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं ऊष्मीय विघटन। क्या बोलते हैं? ऊष्मीय विघटन। ऊष्मीय विघटन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर फेरस सल्फेट ने उष्मा प्राप्त की और उष्मा प्राप्त करके वो विघटित हो गया। किस किस में विघटित हो जाता है? फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड। देखिए यहाँ पर यह अभिक्रिया दिखाई हुई है कि जो आपका फेरस सल्फेट है, किस में? फेरस सल्फेट उसमें अपघटन, उष्मा पाकर अपघटित हो गया। किस किस में? Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राई ऑक्साइड में। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक आपके पास यौगिक था, ये टूट गया दो या दो से ज़्यादा यौगिक में। तो इस तरह की अभिक्रिया कहलाएगी क्या आपकी? इस तरह की अभिक्रिया कहलाएगी वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया। क्या कहलाएगी? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। और जो रंग में भी यहाँ पर क्या होता है? परिवर्तन होता है। क्या आप देखेंगे कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। छोटे छोटे उत्पाद कौन से? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड। यह एक वियोजन अभिक्रिया है। तो वियोजन अभिक्रिया आपको समझ में आ गई। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कार्बन ऑक्सीजन से मिला और कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, तो ये है आपकी संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पर दो तत्व जुड़े हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को कहूँ ये टूट गया कार्बन और ऑक्सीजन में, तो ये है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अब वियोजन कितने प्रकार से हो सकता है? आप उसको उष्मा दे सकते हैं, उष्मा के कारण वो टूट सकता है। आप उसको सूर्य के प्रकाश में रख सकते हैं, तो प्रकाशीय अपघटन। इस तरह से आप उसको विद्युत देंगे तो विद्युत अपघटन। तो 3 अपघटन हम देखेंगे। तो ये वाला एग्जाम्पल किसका है? ऊष्मीय अपघटन का। किसका है? ऊष्मीय अपघटन का। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, गर्म करने पर फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जल त्याग देता है। फेरस सल्फेट का एक्चुअल फॉर्मूला होता है FeSO4 × 7H2O, लेकिन हम इसको गर्म करते हैं तो पानी बाहर निकल जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है ये, और ये बन जाता है FeSO4 और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ये कैसा होता है? एक सॉलिड, यहाँ पर दिखाया हुआ है सॉलिड है। और जो SO2 और SO3 हैं, ये दोनों क्या होती हैं? गैस। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या है? गैसें हैं। ये मैं आपको बता चुका। उसके बाद ये उष्मा देने पर दूसरा एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, उष्मा देंगे, तो इसको बोलते हैं ऊष्मीय अपघटन। क्या बोलते हैं? ऊष्मीय अपघटन। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। इस कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं हम? इस कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा चूना भी बोलते हैं। बिना बुझा चूना। और बुझा चूना किसको बोलते हैं? CaOH का होल ट्वाइस। इसको बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। बुझा चूना। ठीक है। तो यहाँ पर ये बुझा हुआ नहीं है, बिना बुझा चूना है, CaO। उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का
कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना कैसी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया है। मैं आपको बता चुका अभी, जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना, यहाँ देखिए बिना बुझा हुआ चूना, तो ये बिना बुझा हुआ चूना है। इसके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट का निर्माण होता है। इसको आपको याद रखना है, कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? सीमेंट के निर्माण में। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ये भी मैं आपको बता चुका। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, एक क्वथन नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लीजिए। यहाँ देखा है क्वथन नली, इसमें हमने क्या लिया? लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस। चिमटे से क्वथन नली को पकड़कर इस तरह से इसको पकड़िए और ज्वाला के ऊपर रखकर क्या कर दीजिए? गर्म कर दीजिए। क्या कर दीजिए? गर्म। इसको क्या कर दीजिए? गर्म। आपने क्या देखा? देखेंगे कि जो भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, कैसे रंग का धुआं निकलता है? भूरे रंग का। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं है। ये जो भूरे रंग का धुआं है किसका है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। और देखिए कैसे अभिक्रिया होती है। जो आप लेड नाइट्रेट लेंगे, PbNO3 का होल ट्वाइस, जैसे इसे ऊष्मा देंगे, ताप देंगे, ताप देने पर क्या होगा? ये लेड ऑक्साइड PbO4NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण ही इसका रंग कैसा होता है? भूरा रंग। कौन सा धुआं निकलता है? भूरे रंग का। ठीक है, तो ये अभिक्रिया भी आपकी क्या है? अपघटन। एक पदार्थ है, 2 या 2 से ज़्यादा में टूट गया। उसके बाद आप एक और एग्जाम्पल लीजिए, क्रियाकलाप कर सकते हैं। क्या है? एक प्लास्टिक का मग लीजिए। यहाँ पर एक मग दिखाया हुआ है, इसको लेना है। इसकी तली में 2 छिद्र करके, यहाँ तली ली, इसमें 2 छिद्र किए, रबड़ की डाट लगा दीजिए। रबड़ की डाट लगा दी यहाँ पर। इन छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दीजिए। क्या डाल दिया हमने? 2 कार्बन इलेक्ट्रोड, इस तरह से। ठीक है, ये तो परखने लिए, ये कार्बन इलेक्ट्रोड है। अब देखिए क्या होगा? उन इलेक्ट्रोडों को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दीजिए। इन इलेक्ट्रोडों को कितने वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया? 6। मग में इतना जल डालिए कि इलेक्ट्रोड उसमें डूब जाए। इसमें जल डाला हमने, इस लेयर तक जल डाला है कि इलेक्ट्रोड इसमें डूब गए। जैसे आपने देखा होगा बैटरी में होता है। जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालिए। इसमें हमने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल दी। जैसे ही डाली क्या हुआ? देखिए आगे, जल से भरी 2 अंशांकित परख नलियों को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोडों के ऊपर उल्टा रख दीजिए। ये कार्बन इलेक्ट्रोड थे, इनके ऊपर 2 परख नली ली और उसको उल्टा रख दिया। कैसे रख दिया? उल्टा। अब विद्युत धारा प्रवाहित करके इस उपकरण को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। इसमें क्या की? विद्युत धारा प्रवाहित की। मतलब अब की बार जो अपघटन होगा वो कैसा अपघटन होगा? विद्युत अपघटन। कैसा होगा? विद्युत अपघटन। इससे पहले क्या था? इससे पहले था ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मा पाकर वो अपघटित हुआ था। दोनों इलेक्ट्रोड पर आप बुलबुले बनते हुए देखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये दिखाया हुआ है, क्या है? बुलबुले। ये बुलबुले अंशांकित नली से जल को विस्थापित कर देते हैं। जो नली थी, जो यहाँ पर मार्क नली थी, उससे जल को क्या कर दिया? विस्थापित। दोनों परख नलियों में एकत्रित गैस का आयतन समान है। ये भर जाए, सावधानीपूर्वक हटा लीजिए। ठीक है, ये अब देखिए तीसरा। इसके बाद एग्जाम्पल देखिए क्या है? यह है एक चाइना डिश, एक बर्तन होता है और यहाँ पर इसके अंदर रख रहा हमने सिल्वर क्लोराइड। क्या रखा है? AgCl, सिल्वर क्लोराइड। किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश। सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में ये टूटेगा तो इसको बोलेंगे क्या? प्रकाशीय अपघटन। क्या बोलेंगे? प्रकाशीय अपघटन। इसको बोलेंगे प्रकाशीय अपघटन। तो जो सिल्वर क्लोराइड है वो सिल्वर में और क्लोरीन गैस में टूट जाएगा। जो सिल्वर क्लोराइड है वो किस में टूट जाएगा? सिल्वर में और क्लोरीन में। देखेंगे, आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड, इसका कलर कैसा होता है? वाइट। धूसर रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है? धूसर। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। किसके कारण? सिल्वर और क्लोरीन। इसी तरह से अगर सिल्वर ब्रोमाइड ले, उसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रख दें तो सिल्वर और किस में टूटेगा? ब्रोमीन में। ऊपर दी गई अभिक्रियाओं का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी, जिसको बोलते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होती है ये वाली इक्वेशन। ठीक है, किसमें? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, सिल्वर ब्रोमाइड। उसके बाद देखिए, हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए क्या क्या दिया हमने? ऊष्मा दी है, प्रकाश दिया है या विद्युत ऊर्जा दी है। तो ऊष्मा देंगे
तो ऐसे अपघटन को बोलते हैं ऊष्मीय अपघटन। अपघटन का मतलब आप समझ गए, जिसमें एक कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा में टूटे, 3 प्रकार का होगा ऊष्मीय। अगर आपने उसको प्रकाश की उपस्थिति में रखा है तो प्रकाशीय अपघटन, क्या होगा, प्रकाशीय अपघटन। और अगर विद्युत ऊर्जा दी है तो उसको बोलते हैं विद्युत अपघटन। क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन। ठीक है, एक और क्रियाकलाप है, ये आप कर सकते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, सफेदी करने के लिए किया जाता है। पदार्थ X का नाम तथा सूत्र लिखिए और ऊपर 1 में लिखे X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। एक ऐसा पदार्थ का नाम बताना है जिसका उपयोग किसमें किया जाएगा, सफ़ेदी करने के लिए। जैसे दीवारें वगैरह होती हैं, दीवारों पर देखा होगा आपने, कली या पेंट करने के लिए अक्सर इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो बताना है किसका इस्तेमाल किया जाएगा ऐसा करने में। तो आप देखेंगे कि आपने घरों में देखा होगा कि जो पुताई वगैरह करते हैं, सफ़ेदी करते हैं, उसमें बिना बुझे चूने का इस्तेमाल करते हैं। किसका, बिना बुझे। तो जो एक्स पदार्थ है वो है बिना बुझा चूना। ये पूछा जाता है आपसे, बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र लिखिए, और क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है ये, और जब इम्पोर्टेंट है तो आपको करना होगा। तो CaO क्या है इसका, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा चूना। अब इसकी जल के साथ अभिक्रिया दिखानी है, तो कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे ही आप इसमें जल मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, जल, तो जल मिलाने पर ये बुझा चूना बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये किसका सूत्र है, बुझा चूना भी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, बुझा चूना। और ये बुझा चूना ही पेंट किया जाता है दीवारों पर। कुछ टाइम बाद बुझा चूना कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। इसी के कारण दीवारों पर चमक आ जाती है। क्या आ जाती है, चमक। क्वेश्चन नंबर 2, 1.7 में एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। देखिए 1.7 कहाँ था, एग्जाम्पल ये रहा, ये 1.6, 1.7। ठीक है, इसमें बताना है एक गैस दूसरी की दोगुनी क्यों है। ये 1.7 गलत है, ये 1.6 होना चाहिए, क्योंकि 1.6 में पूछा है गैस 2, यहाँ पूछा है उसने। ये देखना, ये क्वेश्चन दिया है, क्या दोनों परखनलियों में एकत्रित गैस का आयतन समान है, तो इसने पूछा है 1.6 की बात की है, 2 परखनली ये है। आप देख सकते हैं कि 1.7 जो बोल रहा है इसमें तो कोई भी परखनली हमने यूज नहीं की। ठीक है, ना ही कोई गैस है। तो इसमें आपको बताना है कि जो एक मात्रा है, एक परखनली में गैस की मात्रा है, वो दूसरी से दोगुनी क्यों है। तो देखिए इसमें हमने किसका यूज किया है, जल का। और आप जानते हैं कि जल बनाने के लिए 2 अणु चाहिए होते हैं, किसके, हाइड्रोजन के, परमाणु बोल सकते हैं, और एक परमाणु चाहिए होता है, परमाणु, एक परमाणु चाहिए होता है किसका, ऑक्सीजन का। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 सिरे होते हैं, कौन से 2, एक कैथोड, कैथोड पर मिलती है आपको हाइड्रोजन, और एक एनोड, एनोड पर मिलती है ऑक्सीजन। तो आप देखेंगे कि जो कैथोड पर गैस मिलेगी वो एनोड पर जो गैस मिलेगी उसकी क्या होती है, डबल होती है। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात 2 अनुपात क्या होता है, 1, इसलिए क्या होती है, वो डबल होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तीसरे प्रकार की हमारे पास अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट है। पहली अभिक्रिया हमने पढ़ी रासायनिक अभिक्रिया संयोजन, पहली कौन सी है, संयोजन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया हमने पढ़ी वियोजन या अपघटन। संयोजन मतलब जुड़ना, वियोजन मतलब टूटना, अपघटन अभिक्रिया। और तीसरी आई हमारे पास विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब कोई विस्थापित कर देगा, क्या कर देगा, विस्थापित, तो विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, देखिए इसने एग्जाम्पल दिया है, लोहे की 3 कील लीजिए और उन्हें रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। लोहे की 3 कील ली और रेगमाल से रगड़कर उसको साफ कर दिया। ए तथा बी से चिन्हित की हुई 2 परखनलियाँ लीजिए, प्रत्येक परखनली में 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन डाल लीजिए। Fe लिया और इसको भिगो दिया कॉपर सल्फेट के विलयन में। 2 किलो को धागे से बांधकर सावधानी पूर्वक परखनली बी के कॉपर सल्फेट के विलयन में कितने मिनट तक, 20 मिनट तक रखिए। 20 मिनट पश्चात दोनों किलो को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकालिए।
ए तथा बी में कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग की तुलना कीजिए। देखिए ये कील ली है, कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला। कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग कैसा होता है? ब्लू। कैसा होता है? ब्लू। कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी कीलों के रंग की तुलना बाहर रखी कील से कीजिए। जैसे ही आप इसको इसमें डालेंगे और 20 मिनट 25 मिनट बाद आप देखेंगे तो कॉपर जो सल्फेट है उसका विलयन में भी चेंज होगा, और ये आयरन की जो हमने पिन ली है इसमें भी क्या होगा? चेंज होगा। कैसे होगा? देखिए जैसे ही आयरन Fe किससे? कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करेगा तो क्या काम करता है? जो सक्रियता श्रेणी है, मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो बनाई हुई है सक्रियता श्रेणी पर। सक्रियता श्रेणी में जो आयरन है उसका स्थान ऊपर है कॉपर से, तो वो क्या कर देगा? आयरन कॉपर को विस्थापित कर देगा और कॉपर को हटाएगा और सल्फेट के साथ खुद जुड़ जाएगा, और कॉपर क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। कॉपर क्या निकल जाएगा? बाहर। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आयरन है वो शक्तिशाली है कॉपर से, तो आयरन क्या काम करेगा? कॉपर के स्थान पर जाएगा, कॉपर को बाहर निकाल देगा और सल्फेट के साथ खुद जुड़ जाएगा। इसका मतलब आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। तो ये अभिक्रिया आपकी कहलाएगी विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहलाएगी? विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहलाएगी? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए कि यहाँ पर आयरन का स्थान कॉपर से ऊपर है, आयरन शक्तिशाली है कॉपर से, तो आयरन क्या काम करेगा? कॉपर के पास जाएगा, इसको बाहर धक्का देगा, कॉपर बाहर निकल जाएगा और आयरन सल्फेट के साथ खुद जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा? आयरन सल्फेट। इसी के कारण विलयन का भी रंग चेंज हो जाएगा और कॉपर की विलयन का भी रंग चेंज हो जाएगा, और जो आयरन की कील है उसका भी रंग क्या हो जाएगा? चेंज। यही दिखाया हुआ है यहाँ पर। देखिए इस तरह से आयरन की कील हो जाएगी और जो कॉपर सल्फेट का विलयन था वो ये हो जाएगा। ठीक है, ये अभिक्रिया दिखाई हुई है जो मैंने आपको बताया है। इस अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया, इसलिए इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और एग्जाम्पल इसके, ये पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा, कई एग्जाम्पल आपको याद कर सकते हैं। तीसरा, जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे जिंक को, तो जिंक शक्तिशाली होता है कॉपर से, तो खुद चला जाएगा कॉपर के स्थान पर और कॉपर को क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। इसी तरह से लेड कॉपर क्लोराइड के विलयन में अभिक्रिया करता है, लेड का स्थान ऊपर है तो ये कॉपर को बाहर निकालेगा और Cl2 के साथ खुद जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर आयरन ने कॉपर को विस्थापित किया, यहाँ पर जिंक ने कॉपर को विस्थापित किया, यहाँ पर लेड ने कॉपर को विस्थापित किया। तो ये तीनों अभिक्रिया क्या है आपकी? विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक परखनीली में 3 ml सोडियम सल्फेट का विलयन लीजिए। 3 ml बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फाइड Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और बेरियम क्लोराइड लिया BaCl2, दोनों को मिला दीजिए। तो मिला देने पे आप क्या देखेंगे? देखिए जो Na है वो रिप्लेस कर देगा Ba को, तो खुद जुड़ जाएगा NaCl, और जो Ba है वो किसके साथ चला जाएगा? SO4 के, BaSO4। और इस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है। क्या बनता है? अवक्षेप। अवक्षेप जल में विलय नहीं होता, वो जल में अविलय होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बेरियम सल्फेट का क्या बना? अवक्षेप। क्या बना है ये? अवक्षेप। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें आप देखेंगे 2 बार विस्थापन हुआ है, सोडियम ने बेरियम का किया, बेरियम किसके साथ जुड़ गया? सल्फेट के। तो ऐसी अभिक्रिया कहलाएगी द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहलाएगी? द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें 2 का विस्थापन हुआ है। आप देखेंगे कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलय है, और वो पदार्थ कौन सा है? बेरियम सल्फेट। इस अविलय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं? अवक्षेप। अवक्षेप क्या होता है? जो जल में अविलय है। आपने देखा होगा जब चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती बचती है चाय छन्नी में, वो क्या है? एक आपका अवक्षेप कह सकते हैं। क्या वो पानी में घुल जाएगी? नहीं घुलेगी। तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से मिला तो क्या बना? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ऐसा क्यों होता है? Ba तथा SO4 की अभिक्रिया से BaSO4 का अवक्षेप का निर्माण होता है। मैंने अभी ऊपर बताया
एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण करता है जो विलयन में ही रहता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या बोलते हैं हम? द्विविस्थापन। परिभाषा कैसे लिखते हैं? वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का क्या हो? आदान प्रदान। ठीक है, इस तरह से और एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। क्रियाकलाप 1.2 भी यहाँ पर दिखाया हुआ है, इसको भी आप क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप कर सकते हैं। जैसे उसने दिया है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3, PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको घोला किसमें? HCl में, पोटेशियम आयोडाइड Ki में। किसमें? Ki में। तो आप देखेंगे यहाँ पर बनेगा Pb लेड आयोडाइड प्लस K2NO3। ठीक है, इस तरह से यह अभिक्रिया बन जाएगी। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है आपकी अपचयन और उपचयन। अपचयन और उपचयन। अपचयन उपचयन को आप ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। और दूसरा नाम, दूसरी चीज़ क्या है? अपचयन। क्या है? अपचयन। ऑक्सीकरण को उपचयन भी बोलते हैं। उपचयन। तो देखिए दो प्रकार की अभिक्रिया है, दोबारा समझा देता हूँ। एक क्या है आपके पास? परिभाषा बता देता हूँ, दोनों की यहीं पर समझ आ जाएगा। एक तो है आपके पास ऑक्सीकरण और एक है अपचयन। ऑक्सीकरण का अन्य नाम उपचयन भी होता है। क्या है? उपचयन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, O2 का क्या हो? योग, ऑक्सीजन जुड़ जाए, उसे क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और जिसमें ऑक्सीजन हट जाए, ऑक्सीजन का रिमूवल हो जा रहा है, उसे बोलते हैं हम अपचयन। दूसरी हाइड्रोजन के बेस पर दे सकते हैं। हाइड्रोजन क्या हो जाए? हट जाए, या उसमें क्या हो जाए? सेकंड हाइड्रोजन का योग हो जाए, H2 का योग। जैसे आप देखेंगे C से CO2 बन गया। C से क्या बन गया? CO2। आप देखेंगे कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बना, मतलब ऑक्सीजन जुड़ी है और ऑक्सीजन का योग हुआ है, तो ये अभिक्रिया कहलाएगी आपकी ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण। अगर आप देखेंगे CO2 से C बन गया। क्या बन गया? C। यहाँ पर ऑक्सीजन था, यहाँ पर गायब हो गया, हट गया ऑक्सीजन, तो ये कहलाएगा आपके पास अपचयन। क्या कहलाएगा? अपचयन। ऑक्सीकरण या उपचयन एक ही बात है। और ये कहलाएगा आपका अपचयन। तो अगर ऑक्सीजन जुड़े तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण या उपचयन। अगर ऑक्सीजन हटे तो क्या कहलाएगा? अपचयन। तो जहाँ पर ये दोनों अभिक्रिया एक साथ होगी उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स का मतलब क्या है? रेडॉक्स क्या मतलब होता है? देखिए, ऑक्सीकरण को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। OX कहाँ से आता है यहाँ पर? ऑक्सीडेशन। और RED का मतलब होता है रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण और रिडक्शन का मतलब अपचयन। क्या? अपचयन, या फिर यहाँ बोल सकते हैं उपचयन। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी, वो कहलाएगी आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया। पढ़ेंगे, देखिए। कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। कॉपर का जो चूर्ण है ऑक्सीजन की उपस्थिति में उस पर कैसी परत चढ़ जाएगी? काली, और क्या बना लेगा? कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ देखेंगे Cu में O का ऐड हुआ है, तो ये है आपकी ऑक्सीकरण या उपचयन। क्या है? ऑक्सीकरण या उपचयन। इसके बाद देखेंगे यदि इस गर्म पदार्थ CO के ऊपर हाइड्रोजन गैस, इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है और इससे क्या बन जाता है? कॉपर। यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, यहाँ गायब हो गया, हट गया, ऑक्सीजन हटा है, तो यहाँ आप देखेंगे क्या होगा? ये अपचयन। तो ये अभिक्रिया क्या है आपकी? अपचयन। क्या है? अपचयन। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है, या फिर क्या कहते हैं? इसका ऑक्सीकरण हुआ है। क्या? ऑक्सीकरण। और अगर जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो तो क्या कहते हैं? उसको अपचयन। अभी मैंने आपको ऊपर इसकी परिभाषा दी थी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अभिक्रिया में कॉपर सेकंड ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसलिए अपचयित हुआ है। ये मैं आपको समझा चुका। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो वो क्या हुआ है? उपचयित। अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अपचयित हो तो इसे उपचयन अपचयन या रेडॉक्स बोलते हैं। उपचयन अपचयन या कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? रेडॉक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं?
रेडोक्स आता है कि रेडोक्स अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, और आपको लिखना होगा कि जिसमें एक अभिकारक अपचयित और दूसरा क्या होता है उपचयित, उसे बोलते हैं हम रेडोक्स या उपचयन अपचयन अभिक्रिया। एग्जाम्पल पूछा जाएगा, आप ये लिख सकते हैं, 1 2 3 एग्जाम्पल हैं। ये एग्जाम्पल समझते हैं। CuO, देखिए CuO प्लस H2 क्या बना, Cu प्लस H2O, क्या बना है Cu प्लस H2O। अब आप यहाँ पर देखेंगे CuO से Cu बन गया, क्या ऑक्सीजन की कमी हुई है, मतलब ऑक्सीजन हटा है या जुड़ा है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना है तो ऑक्सीजन हटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ है अपचयन, क्या हुआ है अपचयन। और यहाँ पर देखेंगे H2 में H2O बना है, हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन का योग हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं उपचयन। क्या बोलेंगे, उपचयन या ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल ZnO, देखिए क्या है ZnO, ZnO से Zn बना है, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, तो ये क्या है ऑक्सीकरण सॉरी अपचयन, क्या है अपचयन। और कार्बन में ऑक्सीजन का ऐड हुआ है तो ये क्या है उपचयन, क्या है उपचयन। MnO2 में MnCl2 बना है, यानी कि ऑक्सीजन का क्या हुआ है रिमूवल, तो ये कहलाती है आपकी अपचयन। और यहाँ पर HCl में H2O, H में O ऐड हुआ है तो ये कहलाएगी आपकी उपचयन या ऑक्सीकरण। कार्बन ये यहाँ पर समझाया हुआ जो मैंने आपको समझा दिया। ऊपर के उदाहरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास हो। ये मैं आपको बता चुका ऊपर कि उपचयन किसको बोलते हैं, जब क्या हो ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन के ह्रास हो, मतलब हाइड्रोजन हट जाए। और पदार्थ का उपचयन कब बोलते हैं, जब उसमें ऑक्सीजन की कमी हो या हाइड्रोजन की वृद्धि हो, ठीक है। तो इसके बाद अब देखेंगे क्या आप दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, ऑक्सीकरण के प्रभाव देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक आपको पूछा जाता है। एक है संक्षारण, कोरिजन। देखिए संक्षारण क्या होता है, संक्षारण आपने देखा होगा कि अगर लोहे की आप गेट बनाए घर पर तो आप कुछ टाइम बाद देखेंगे उस पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है। क्या जम जाती है, परत। क्यों जम जाती है, क्योंकि जब लोहा जो आपका आयरन होता है, आयरन लोहा, वो नमी वाली वायु के कांटेक्ट में आएगा, ऐसी वायु जिसमें नमी भी हो, क्या हो नमी हो और ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन तो रहती है वायुमंडल में, ऑक्सीजन हो, तो आप देखेंगे कि जंग लग जाता है उस पर। किसका निर्माण हो जाता है, जंग का। Fe प्लस O2 तो क्या बन जाता है Fe2O3, और यहाँ पर पानी भी होता है H2O इंटू XH2O, तो इसको बोलते हैं जंग लगना। तो जब लोहे पर जंग लगता है, लोहे की वस्तुओं पर क्या लगता है जंग, तो वो धीरे धीरे वस्तु क्या हो जाती है, वो धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, इसी को बोलते हैं संक्षारण। क्या बोलते हैं, संक्षारण। क्या बोलते हैं, संक्षारण। आपने देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। ये डायग्राम देखिए, इसमें आपने देख रहे हैं एक आयरन की रोड है, ये किसकी है, आयरन की। इस आयरन पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भूरे रंग की क्या हो गई है, लाल भूरे रंग की परत जम गई। देख रहे हैं आप किस तरह से लोहे को खराब कर देता है ये जंग। किसके कारण लगता है, ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन कब, नमी वाली ऑक्सीजन, जब इसके अंदर पानी गिर जाए तब आपका लोहा खराब हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे क्या, सिल्वर। देखिए ये तांबा है, तांबे के ऊपर आप देखेंगे कि हरी परत से चढ़ गई। कैसी चढ़ गई, हरी। ये कैसी परत है, हरी। तो ये सब क्या है, संक्षारण है। इससे धातुएं जो होती हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, नष्ट होने लगती है, ठीक है। क्या होने लगती है, ये क्या है आपका आयरन, ठीक है, क्या है आयरन। और ये आप देखेंगे ये है आपका सिल्वर। तो इस तरह से ये धातुएं खराब होने लगती हैं धीरे धीरे। तो इन्हें क्या करना होता है, संक्षारण से बचाना होता है। संक्षारण क्या होता है कि धातुओं का ऑक्सीजन युक्त, नमी युक्त ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धीरे धीरे नष्ट हो जाना क्या कहलाता है, संक्षारण। तो प्राय इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग का लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुएं भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है। जब कोई धातु अपने आसपास
अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आती है तो ये क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संक्षारण। चांदी के ऊपर कैसी परत चढ़ जाती है, काली, और तांबे के ऊपर कैसी चढ़ जाती है, हरी। अभी मैंने आपको दिखाया था चांदी के ऊपर काली और तांबे के ऊपर कैसी चढ़ जाती है, हरी परत चढ़ जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, संक्षारण। संक्षारण के कारण देश का बहुत लाखों करोड़ों रुपए का हर साल खर्च होता है। पुल वगैरह में जिसमें यूज करते हैं लोहे का, धातुओं का, उनका क्या होने लगता है, धीरे धीरे संक्षारण। जो मशीनें देखेंगे आप उसमें पुर्जे वगैरह लगे हुए हैं, नट बोल्ट लगे हुए हैं, सभी में धातुएं लगी होती हैं और धातुओं का क्या हो जाता है, संक्षारण। अब क्या इसकी रोकथाम नहीं हो सकती, हो सकती है। अब देखोगे एक प्रोसेस होता है गैल्वेनाइजेशन। क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन। ये पूछा जाता है कि आयरन जो होता है, आयरन पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। किसकी परत चढ़ा दी जाती है, जिंक की। दूसरा आप इसको कैसे रोक सकते हैं, दूसरा आप इसको रोक सकते हैं पेंट करके। कैसे, आप इस पर पेंट कर दीजिए, ठीक है। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत अधिक क्या होती है, क्षति। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। संक्षारण के बारे में आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। इसके बाद देखते हैं विकृत गंधिता। इसको बोलते हैं रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। विकृत गंधिता क्या होती है, ये समझने के लिए आपको डायग्राम देखना है। एक देखिए, एक मिठाई है जिसको सोन पापड़ी जिसको क्या बोलते हैं, नान खटाई। क्या बोलते हैं, नान खटाई। इसको कुछ समय तक रखा बाहर तो ऑक्सीकरण के कारण इस पर देखना कैसे ये खराब हो गई। ये देख सकते हैं आप, ये आपको दिखा हुआ है, यहाँ पर देखना। इसके कारण ये क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। क्या हो जाती है, ये खराब, ऑक्सीकरण हो गया इसका। आपने देखा होगा एक और एग्जांपल सेब है। सेब को काट कर अगर आप रख दें कुछ समय के लिए तो वो लाल सा पड़ जाता है। दूसरा आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाया हुआ है, देखिए रहा, ये एक एग्जांपल है। खाना है, काफ़ी दिन पुराना है, खाने में तेल वगैरह डला होता है, काफ़ी दिन पुराना है और इसमें क्या हो गई, अनप्लीजेंट स्मेल हो गई। ऐसी स्मेल जो हमें अच्छी नहीं लगती। अगर मैं आपसे कहूँ घर पर खाना बना है, उसको आपको 5 दिन के बाद खाना है, तो क्या आप खा सकते हैं, नहीं। क्यों नहीं खा सकते, क्योंकि उसमें मिली होती है वसा या तेल। और जब ऐसे फूड को आप रखते हैं लंबे समय तक तो उनके स्वाद या गंध बदल जाती है, स्वाद या गंध बदल जाएगी। इसी को बोलते हैं विकृत गंधिता। उपचयित होने पर यानी कि उसका ऑक्सीकरण हो गया, तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। प्राय तैलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ या एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य पदार्थ रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। वायुरोधी बर्तन मतलब अगर आपको एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए। अगर आपने देखा होगा नमकीन या चिप्स वगैरह आप जो लाते हो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। थैली में कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन। लेकिन अगर आपने उसमें ऑक्सीजन गैस भर दी तो ऑक्सीजन उसको ऑक्सीकरण कर देगी। ऑक्सीकरण के कारण वो ख़राब होने लगेंगे। आपने देखा होगा कि जो चिप्स वगैरह होती है उसकी एक्सपायरी एक डेट होती है। उस डेट के बाद उसके अंदर की नाइट्रोजन गैस धीरे धीरे निकलने लगती है और उसमें ऑक्सीजन गैस जाने लगती है। ऑक्सीजन कहाँ से आती है, हमारे वायुमंडल में है, 21% हमें पता है, ठीक है। वो जाने लगती है तो ऑक्सीकरण होता है, उपचयन होता है, जिसके कारण उसका स्वाद बदल जाएगा और आपको जो चिप्स एक्सपायरी डेट से पहले लगते थे, जैसा स्वाद लगता था, वो स्वाद बदल जाएगा। और उसमें कम सक्रिय गैस कोई भी मिला देंगे, जैसे नाइट्रोजन वगैरह मिला दी जाएंगी। क्या ऑक्सीजन मिलाएंगे, नहीं मिलाएंगे। कौन सी गैस मिलाते हैं, नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चिप्स वगैरह कुरकुरे के पैकेट होते हैं उसके अंदर कौन सी गैस मिलाई जाएगी, नाइट्रोजन, जिससे चिप्स का ऑक्सीकरण या उपचयन ना हो। तो विकृत गंधिता खाद्य पदार्थ में जिसमें तेल और वसा मिली हुई है, अगर लंबे समय तक रख दें तो ऑक्सीकरण के कारण उसमें एक अनप्लीजेंट स्मेल हो जाएगी। उसी को बोलते हैं हम विकृत गंधिता। उनका स्वाद क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कंप्लीट होने के बाद इसमें आपने क्या सीखा ये आप पढ़ लेना, ठीक है। मैंने दिखा दिया इसमें जो जो आपने सीखा है ये पढ़ लेना। उसके बाद ये अभ्यास है, इसमें 1 2 आप देखेंगे 3, इस तरह से लगभग इसमें
20 क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन हैं? 20। इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। 20 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं, ठीक है। लोहे की वस्तु पर हम पेंट क्यों करते हैं? अभी बताया, संक्षारण से बचाने के लिए। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? क्योंकि नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस होती है, वो ऑक्सीकरण को रोकती है। टिप्पणी लिखिए संक्षारण पर, विकृत गंधिता पर। तो इस तरह से आप देखेंगे सारा चैप्टर लगभग आप पढ़ चुके हैं। ऊष्माक्षेपी ऊष्माशेषी अभिक्रिया, श्वसन को ऊष्माक्षेपी, ये भी पढ़ा है। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा गया, क्यों लिखना है, ठीक है। इस तरह से विस्थापन, द्विविस्थापन, सिल्वर के शोधन में, इस तरह से आपने सभी लगभग, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, उपचयन अपचयन पर टिप्पणी, ये भी क्वेश्चन आपने किया है। तो इस तरह से आपने लगभग सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी एक वीडियो सॉल्यूशन में डाल दूंगा, ठीक है। वो वीडियो जरूर देखनी है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए, धन्यवाद आप सभी का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। जब तक, धन्यवाद।